आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प इतिहास की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कहानी है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के लोगों से संपर्क करने की उन तमाम बाहरी कोशिशों की जो सदियों से चली आ रही हैं। ये एक ऐसा समुदाय है जो दुनिया से पूरी तरह अलग थलग रहना ही पसंद करता है और अपने इस एकांत की रक्षा वे बहुत ही आक्रामकता के साथ करते हैं। तो चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी और उन ऐतिहासिक घटनाओं को करीब से समझते हैं। ठीक है, इस कहानी की शुरुआत हम सिर्फ एक नंबर से करते हैं और वो नंबर है 5। यह उस 5 किलोमीटर के एक्सक्लूजन जोन या निषिद्ध क्षेत्र को दर्शाता है जिसे बंगाल की खाड़ी में इस छोटे से द्वीप के चारों ओर भारतीय नौसेना ने बहुत सख्ती से लागू किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी बाहरी नाव या इंसान इस सीमा को पार करके द्वीप के करीब बिल्कुल नहीं जा सकता। अब ये नियम एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। जरा सोचिए, एक ऐसा समुदाय जो केवल 60 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे से द्वीप पर रहता है, उसने 200 सालों से भी ज्यादा समय तक पूरी आधुनिक दुनिया को खुद से दूर कैसे रखा है। वैश्वीकरण और तकनीक के इस दौर में भी उन्होंने अपने अस्तित्व को कैसे बचाए रखा है। आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि हम असल में उनके बारे में कितना कम जानते हैं, क्योंकि शोधकर्ता या अधिकारी केवल दूर से ही नजर रख सकते हैं, इसलिए आधिकारिक जनगणना के आंकड़े भी महज एक अंदाजे से ज्यादा कुछ नहीं है। इस अंतर को देखिए, 2011 की जनगणना में दूर से देखकर अनुमान लगाया गया था कि वहां सिर्फ 15 लोग हैं, लेकिन ठीक एक साल बाद 2012 की एक रिपोर्ट में ये संख्या 50 से 400 के बीच बताई गई। ये विशाल अंतर खुद साबित करता है कि वे बाहरी दुनिया के लिए आज भी कितने बड़े रहस्य हैं। इस अलगाव के सफर को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। इस कहानी की शुरुआत शुरुआती ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर से होती है। 1771 में जॉन रिची नाम के एक सर्वेक्षक ने वहां से गुजरते हुए पहली बार किनारे पर कुछ रोशनियां देखी थी। फिर 1867 में निन्वे नाम का एक व्यापारिक जहाज वहां चट्टानों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद उसके चालक दल पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। यहीं से दूर से देखने का सिलसिला खत्म हुआ और सीधे तौर पर शारीरिक दखलंदाजी की शुरुआत हुई। इस पूरी टाइमलाइन में 1880 का साल एक बहुत ही डार्क चैप्टर या विनाशकारी बिंदु माना जाता है। औपनिवेशिक प्रशासक मॉरिस विडॉल पोर्टमैन ने एक अभियान का नेतृत्व किया जिसमें उन्होंने एक बुजुर्ग जोड़े और 4 बच्चों को जबरन पकड़ लिया। इसका अंजाम बहुत ही भयानक रहा। बाहरी दुनिया के संपर्क में आते ही बुजुर्ग जोड़ा जल्दी ही बीमार पड़ गया और उनकी मौत हो गई। बचे हुए बच्चों को कुछ उपहार देकर वापस द्वीप पर छोड़ दिया गया। ये दर्दनाक घटना इस बात का बहुत बड़ा सबूत थी कि मुख्य भूमि की संक्रामक बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता इन द्वीपवासियों में बिल्कुल नहीं है। 20वीं सदी के अंत की ओर बढ़ते हुए ये देखना काफी रोचक है कि हर मुलाकात पहले से प्लान नहीं की गई थी। विशाल मालवाहक जहाज कभी कभी वहां की खतरनाक चट्टानों पर फंस जाते थे। अगस्त 1981 की MV प्रिमरोज की घटना इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। कल्पना कीजिए उस खौफनाक मंजर की। जब ये आधुनिक जहाज फंसा तो कुछ दिनों बाद चालक दल ने देखा कि किनारे पर द्वीपवासी भाले और तीर लेकर नावें बना रहे हैं। घबराहट में जहाज के कप्तान ने तुरंत बंदूकों की मांग करते हुए आपातकालीन रेडियो संदेश भेजा। गनीमत रही कि खराब मौसम और ऊंची लहरों के कारण वो लोग जहाज तक नहीं पहुंच सके और बाद में एक हेलीकॉप्टर द्वारा चालक दल को सुरक्षित बचा लिया गया। एक सदी से भी अधिक समय बीत जाने के बाद बाहरी दुनिया के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। एक तरफ 1880 का ब्रिटिश अभियान है जो जबरदस्ती पकड़ने और बीमारियों का प्रतीक था। इसके ठीक विपरीत 1991 का भारतीय अभियान है। जबरदस्ती कब्जे की औपनिवेशिक सोच से पूरी तरह दूर हटकर भारतीय मानव विज्ञानियों ने सावधानी और सम्मान के साथ उपहार देने का तरीका अपनाया। 1991 का ये शांतिपूर्ण संपर्क इतिहास का एक बेहद खास और दुर्लभ पल था। भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण की टीम जब वहां पहुंची तो माहौल में काफी तनाव था, लेकिन टीम में शामिल मानव विज्ञानी मधुमाला चट्टोपाध्याय ने अन्य अंडमानी समूहों से सीखे गए आदिवासी शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें पुकारना शुरू किया। ये तनाव तब जाके टूटा जब किनारे पर खड़ी एक महिला ने एक युवा द्वीपवासी को अपना हथियार नीचे करने का इशारा किया। इसके बाद जो हुआ वो अद्भुत था। उन्होंने पानी में आकर शोधकर्ताओं के हाथों से सीधे नारियल स्वीकार किए। खैर, कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
इन संपर्कों के अलावा एक अन्य मानव विज्ञानी एंस्टिस जस्टिन ने भी 1986 से शुरू होकर 7 बार इस द्वीप का दौरा किया था। उन्होंने केले और नारियल बांटे, यहाँ तक कि बिना किसी आम भाषा के भी उन्होंने साथ मिलकर नारियल के पौधे लगाए। लेकिन इन छोटी और दोस्ताना मुलाकातों के बावजूद भारत सरकार ने 1997 में द्वीप के सभी आधिकारिक दौरे पूरी तरह से बंद कर दिए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जनजातीय लोगों की सांस्कृतिक और शारीरिक सुरक्षा को लेकर गहरी नैतिक चिंताएं पैदा हो गई थीं। ये स्पष्ट हो गया था कि कोई भी बाहरी संपर्क उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इतने सख्त नियम लागू होने और सरकारी दौरों के बंद होने के बाद भी घुसपैठ रुकी नहीं। 21वीं सदी में बाहरी लोगों द्वारा अवैध और घातक घुसपैठ का एक दुखद सिलसिला देखा गया है। 2004 की भयंकर सुनामी के बाद जब एक सरकारी हेलीकॉप्टर यह देखने गया कि वो सुरक्षित हैं या नहीं, तो उस पर तीरों से हमला किया गया। फिर 2006 में भटक कर करीब आए 2 मछुआरों की जान चली गई। 2018 की कुख्यात घटना, 2022 में मछुआरों का लापता होना और 2025 की हालिया गिरफ्तारी, ये सब स्पष्ट करते हैं कि नियम होने के बावजूद लोग वहां जाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हाल के वर्षों की सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही घटनाओं में से एक नवंबर 2018 में हुई थी। जॉन एलन चाउ नाम के एक 26 वर्षीय अमेरिकन मिशनरी ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के इरादे से मछुआरों को गैर कानूनी तरीके से पैसे देकर इस प्रतिबंधित द्वीप पर जाने का प्रयास किया। इसका नतीजा बेहद भयानक था। उनकी हत्या कर दी गई और लाख कोशिशों के बावजूद किसी बड़े टकराव के डर से उनके शव को कभी बरामद नहीं किया जा सका। यह घटना दुनिया को ये याद दिलाने के लिए काफी है कि निषिद्ध क्षेत्र के उल्लंघन के कितने गंभीर और जानलेवा परिणाम हो सकते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सिलसिला 2025 में भी जारी है। मार्च 2025 में खुद को थ्रिल सीकर या रोमांच का शौकीन कहने वाले एक अमेरिकी नागरिक ने गैर कानूनी रूप से द्वीप पर कदम रखा। उसने वहां डाइट कोक और नारियल जैसी चीजें छोड़ी, रेत के नमूने लिए और बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह की हरकतें सिर्फ एक कानूनी अपराध नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे समुदाय में आधुनिक वायरस फैलाने का बहुत बड़ा रिस्क पैदा करती हैं, जो एक छोटी सी सर्दी खांसी से भी पूरी तरह खत्म हो सकते हैं। अपनी सीमाओं की इस लगातार और बलपूर्वक रक्षा करने की उनकी इसी जिद ने दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक बिल्कुल नए नजरिए से सोचने पर मजबूर कर दिया है। कागजों पर भले ही यह द्वीप भारत के दक्षिण अंडमान प्रशासनिक जिले का हिस्सा हो, लेकिन असलियत में इसे एक डी फैक्टो सॉवरेन यानी व्यावहारिक रूप से स्वायत्त माना जाता है। शिक्षाविद अब इस समुदाय को केवल एक अलग थलग जनजाति के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वशासी इकाई के रूप में देखते हैं जो अपने नियम खुद तय करते हैं। और इसी अनूठी सच्चाई ने सरकार के वर्तमान रुख को आकार दिया है। 2005 में अंडमान और निकोबार प्रशासन ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि उनका सेंटिनलीज की जीवन शैली या उनके आवास में दखल देने का कोई इरादा नहीं है और वो कोई और संपर्क स्थापित करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है जो द्वीपवासियों के पूरी तरह से अकेले छोड़े जाने के अधिकार का सम्मान करती है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर गौर करते हैं। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई इंटरनेट और तकनीक से जुड़ा हुआ है, एक अकेले द्वीप को वैश्विक समाज से पूरी तरह से कटे रहने देने की नैतिकता क्या है? ये आधुनिक दुनिया की अंतहीन जिज्ञासा और मूल निवासियों के संरक्षण के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन का सवाल है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि प्रगति की परिभाषा सबके लिए एक जैसी नहीं होती और कभी-कभी किसी को पूरी तरह अकेला छोड़ देना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। हमारे साथ इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।